हेलो स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 4 में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इसका टॉपिक है हमारा कंडीशन एंड वारंटी, शर्त एवं आश्वासन। तो संविदा करते समय इसमें जो भी पक्षकार होते हैं माल के विक्रय करने में, जब माल को विक्रय किया जाता है यानी माल को सेल आउट किया जाता है गुड्स को, तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट करने के समय जो उसके पार्टीज़ हैं कॉन्ट्रैक्ट की, जो पक्षकार हैं अर्थात क्रेता और विक्रेता, और संविदा की जो विषय वस्तु है, उसका जो सब्जेक्ट मैटर है, उसके संबंध में कुछ एग्रीमेंट करते हैं, कुछ अनुबंध करते हैं। अर्थात वो एक दूसरे से कुछ बातें रखते हैं जिनका पालन दोनों पक्षकारों को करना आवश्यक होता है। कि जब कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तब दोनों पक्षकार जो होते हैं कुछ अपनी बातें रखते हैं, कुछ शर्तें रखते हैं, और वो शर्तें जो होती हैं वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी होती है और उनका पालन किया जाता है। और अगर उनका पालन नहीं करते हैं तब ऐसी कंडीशन में संविदाएं पूर्ण नहीं होंगी। तो इसी प्रयोजन के लिए कुछ कंडीशंस अत्यंत आवश्यक है, ज़रूरी है, और इसी को ध्यान में रखते हुए सेक्शन 12 का फॉर्मेशन किया गया है। तो सेक्शन 12 हमारा क्या कहता है, देख लेते हैं हम। A stipulation in a contract of sale which refers to goods which are the subject thereof may be a condition or warranty। विक्रय की संविदा में कोई अनुबंध है जिसका, विक्रय की संविदा में कोई अनुबंध जो उस माल के बारे में हो। भाई विक्रय की स्टिपुलेशन मीन्स होता है अनुबंध, एग्रीमेंट। स्टिपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, अगर संविदा के बारे में कोई भी अनुबंध है यानी कि कोई भी करार है विद द रेफरेंस टू गुड्स, किसी गुड्स के बारे में, माल के बारे में, जो उस संविदा का विषय है। भाई जो गुड्स है और जो उस संविदा का विषय है, तो उसमें क्या हो सकती है, शर्त या वारंटी हो सकेगा। पार्टीज़ हैं, कोई अनुबंध कर रही हैं संविदा के समय, या जो विषय वस्तु है यानी कि माल है और उसके बारे में वो कुछ शर्त या वारंटी हो सकेगी उस माल के विषय में। सेक्शन 12 क्लॉज 1 बात करता है, तो या तो शर्त होगी या वारंटी होगी, जो भी विषय वस्तु होगी आपकी, जो गुड्स होगी उसके बारे में। अब कंडीशन है, कंडीशन की जो डिफिनेशंस है सेक्शन 12 क्लॉज 2 बात करता है। अ कंडीशन इज स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। संविदा के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो कंडीशन है वो एसेंशियल्स है। संविदा के मुख्य प्रयोजन के लिए, जो संविदा है उसके प्रयोजन के लिए प्रमुख क्या है, शर्त है। अगर संविदा कर रहे हैं आप और उसकी कंडीशंस नहीं पूरी कर रहे हैं, जो संविदा होती है उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस फुलफ़िल होना चाहिए। और इन केस अगर कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो रही हैं, जो संविदा है उसके लिए आवश्यक है, संविदा के लिए शर्तें, तो द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज टू अ राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिपुडिएट। तब ऐसी कंडीशन में अगर जो संविदा के लिए शर्तें आवश्यक हैं उसके लिए मर्मभूत हैं, असेंशियल्स हैं, और अगर वो शर्तें पूरी नहीं हो रही हैं, वो शर्तें ब्रीच हो रही हैं, तब ऐसी कंडीशंस में ये राइट रहेगा पार्टीज़ के पास कि वो ऐसी संविदा को समाप्त कर ले, निराकृत करते, भंग कर ले। क्लियर? तो अगर शर्तें पूरी नहीं होंगी संविदा की, तो ऐसी कंडीशंस में संविदा को समाप्त मान करा सकता है। तो शर्त जो है वो किसी भी संविदा के लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल, आवश्यक है, और जो चीज़ आवश्यक होती है तो उसको फुलफ़िल करना ज़रूरी होता है। वारंटी क्या है? A warranty is a stipulation collateral to the main purpose of the contract।
तो वारंटी संविदा के मुख्य प्रयोजनों का समपार्श्विक है, कोलेटरल है, यानी कि उसका सहायक अनुबंध है, असेंशियल नहीं है यहाँ पर, उसे कैसा है, सहायक है। द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज टू क्लेम फॉर डैमेजेस, अगर उसका कोई ब्रीच किया जा रहा है, वारंटीज़ का अगर ब्रीच की जा रही है, वारंटी भंग की जा रही है, तब ऐसी कंडीशन में उसमें क्लेम क्या होता है, उसके लिए राइज होता है, डैमेजेस होता है, क्षतिपूर्ति होती है, बट नॉट टू राइट टू रिजेक्ट द गुड्स, गुड्स को रिजेक्ट करने का कोई राइट नहीं होता है। एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज ए रिप्यूटेड, और संविदा को समाप्त करने का अधिकारी पैदा नहीं होता है। ठीक है, तो गुड्स वारंटीज़ में क्या होगा, वो उसकी सहायक होती है, स्टिपुलेशन होती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उसका जो पर्पस है। और ऐसी कंडीशन में अगर कोई पर्सन क्या कहते हैं, वारंटी ब्रीच कर रहा है, तब ऐसी कंडीशन में आपको डैमेजेस के लिए आप क्लेम कर सकते हो, बट ऐसी कंडीशन में आपको यह अधिकार नहीं है कि आप संविदा को समाप्त कर दो और उसकी जो वस्तु है उसको वापस कर दो, ऐसा नहीं कर सकते। वेदर आ स्टिपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज कंडीशन और वारंटी डिपेंड इन ईच केसेस ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। विक्रय की संविदा में कोई अनुबंध, शर्त है या वारंटी, ये आपने संविदा की, संविदा का कोई एग्रीमेंट किया है विक्रय की संविदा का, तो उसमें शर्त है या वारंटी, ये बात हर मामले में उस संविदा के कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करेगा। जो कंस्ट्रक्शन मेन हम जब संविदा करते हैं उस समय उस पर बेसिस पे रहता है, जब कंस्ट्रक्ट करते हैं कि स्टिपुलेशन में बी कंडीशन दो कॉल्ड इज वारंटी इन अ कॉन्ट्रैक्ट, के वो अनुबंध शर्त हो सकता है यद्यपि संविदा में उसे वारंटी कहा गया है। अगर संविदा में उसको वारंटी कहा गया है बट वो शर्त भी हो सकता है, ये बेसिस होता है संविदा पे। जब संविदा कर रहे हैं वो शर्त हो सकती है या वारंटी होगी, ये हर मामले में जब हम संविदा करते हैं हर मामले की परिस्थितियों पर डिपेंड करता है, उनके आधार पर बेसिस होता है कि वो अगर शर्त कहा गया है, वारंटी कहा गया है, तो वो शर्त भी हो सकती है संविदा में। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, कॉन्ट्रैक्ट को करने, जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कि पक्षकार जो भी शब्दावली का प्रयोग करते हैं उस मामले में, तो उसी के अकॉर्डिंग से है। ठीक है, संविदा में अगर उसको वारंटी कहा है तो अनुबंध शर्त भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है सिचुएशंस पे। इस पर हम केस देख लेते हैं। फर्स्टली तो सेक्शन 12 क्लॉज 2 इज एसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेन असेंशियल्स है तो कॉल्ड वारंटी कंडीशन। ऑन द अदर हैंड इफ द स्टिपुलेशन इज नॉट असेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के लिए असेंशियल्स नहीं है बट इज ओनली सेकेंडरी इंपॉर्टेंट होती है, और एज अ सेक्शन 12 क्लॉज 3 पुट इट्स द कोलेट्रल टू मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड द वारंटी। ठीक है, कोलेट्रल होती है, उसके सहायक होती है, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी वारंटी कहा जाएगा। एग्जाम्पल से देख लेते हैं हम इसको। फॉर एग्जाम्पल, ए लेडी ऑर्डर फॉर ए रेड साड़ी, लेडी ने ऑर्डर किया किसके लिए, क्या, रेड साड़ी के लिए। इट बीइंग एग्रीड बिटवीन हर एंड हर सेलर्स दैट इट विल बी सेंड बाय ए रजिस्टर्ड पार्सल, वो किस उनके बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ कि उसने कहा, वो सेलर ने कहा मैं उसको रजिस्टर्ड पार्सल से भेज दूंगा, एंड दैट शी विल पे द प्राइस बाय 15 जनवरी, और उसके प्राइस कब पे किए जाएंगे, 15 जनवरी को, द डे ऑफ हर मैरिज, क्योंकि 15 जनवरी को उसकी मैरिज थी, उस डेट पे उसको जो पार्सल पहुंचेगा उस डेट को वो पेमेंट कर देगी। तो यहाँ पर जो एसेंशियल चीज़ है वो क्या है, रेड साड़ी। कब चाहिए थे उसको, 15 जनवरी को, जो उसकी मैरिज में थी। इन दिस रजिस्ट्रेशन द स्टिपुलेशन, जो एग्रीमेंट था, रिगार्ड द कलर ऑफ द साड़ी एज वेल एज द डेट ऑफ द सप्लाई आर एसेंशियल द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। पर्पस कॉन्ट्रैक्ट का 15 जनवरी यानी कि मैरिज था, और रेड कलर की साड़ी उसको पहनी, ये दो चीज़ें क्या होंगी, इसके एसेंशियल हो गया। आर कंडीशन, ये दोनों क्या होंगी, आपकी कंडीशन हो, क्योंकि रेड कलर की साड़ी शादी में पहननी थी, और कब शादी है, 15 को, उस डेट को उसको पहुंचना है। ये दोनों चीज़ें एसेंशियल होंगी इसकी। वेयर एज द स्टिपुलेशन रिगार्ड टू टाइमिंग ऑफ पेमेंट ऑफ द प्राइस एंड द मोड ऑफ द डिस्पैच ऑफ द गुड्स आर नॉट एसेंशियल। भाई डिस्पैच कैसे भेजना है, पार्सल से भेजना है, किसी और वे से भेजना है, या पेमेंट की बात है, ये एसेंशियल नहीं है इसके लिए, ये कोलेट्रल है, उसकी सहायक है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूर नहीं, बट आर ओनली द कोलेट्रल, दे आर वारंटीज, कोलेट्रल इसलिए ये वारंटीज है।
तो यहाँ पर रेड कलर और टैम, ये दोनों चीज़ें असेंशियल है। अगर साड़ी जो है रेड की जगह ग्रीन अगर पहुँचती है तब ऐसी कंडीशन में कंडीशन क्या होगी, ब्रीच होगी, वो साड़ी को रिजेक्ट कर सकती है। या 15 को ना पहुँचकर 20 को पहुँचती है, 17 को पहुँचती है, तब ऐसी कंडीशन में उस साड़ी की उसके लिए कोई वैल्यू नहीं रही, क्योंकि रेड कलर 15 को उसकी मैरिज उस पर पहनना था। तो ये दोनों चीज़ें एसेंशियल्स हैं, और अगर ये दोनों चीज़ें फुलफिल नहीं होती हैं तब ऐसी कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने की उसको पावर हो जाएगी। अब एक केस देख लेते हैं, वार्डली वर्सेस मार्शल। द प्लेंटिफ कंसल्टेड द डिफेंडेंट, प्लेंटिफ ने किससे कंसल्ट किया, डिफेंडेंट से, आ कार डीलर, जो एक कार डीलर था, फॉर परचेजिंग आ कार सुटेबल फॉर टूरिंग पर्पस। उसने उससे कंसल्ट किया डीलर से कि मुझे कार चाहिए और किस पर्पस के लिए चाहिए, टूरिंग पर्पस। तो यहाँ पर असेंशियल क्या है, टूरिंग पर्पस। द डिफेंडेंट एडवाइज हिम टू बाई अ बुगेटी कार, डिफेंडेंट ने उसको एडवाइस दी कि आप बुगेटी कार ले लीजिए। द प्लेंटिव अकॉर्डिंग परचेज अ बुगेटी कार, और डीलर की एडवाइस पर प्लेंटिव ने बुगेटी कार को परचेज कर लिया, बुगेटी कार, बट इट प्रूव टू बी अनसुटेबल फॉर टूरिंग पर्पस। और कार क्या हुई, टूरिंग पर्पस के लिए सही साबित नहीं हुई, क्योंकि टूरिंग पर्पस के लिए वो कार थी ही नहीं। द प्लेंटिव देयर ऑफ साउट टू रिजेक्ट द कार, इसने कार को रिजेक्ट किया, एंड टू क्लेम द रिफंड द प्राइस, और उसने अपना प्राइस मांगा। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑल गारंटी एंड वारंटी वाज एक्सक्लूड, यहाँ पर गारंटी एंड वारंटी दोनों एक्सक्लूड कर रखी थी इसने, जो गारंटी कार्ड था, कॉन्ट्रैक्ट कार्ड। एक्सेप्टेड द गारंटी अगेंस्ट द मैकेनिकल डिफेक्ट फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर ओनली, और यहाँ पर सिर्फ ओनली 1 ईयर तक की मैकेनिकल गारंटी दी गई थी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रोविजन द डिफेंडेंट कंटेन्ड दैट द प्लेंटिफ कुड नॉट रिजेक्ट द कार एंड क्लेम द रिफंड ऑफ द प्राइस। यहाँ पर डिफेंडेंट क्या, भाई प्लेंटिफ जो है वो रिजेक्ट नहीं कर सकता और ना ही प्राइस रिफंड कर सकता है, क्योंकि ना तो ये कंडीशन है ना ही वारंटी है। बट दिस कंटेंशन रिजेक्ट बाई द कोर्ट, कोर्ट ने इस कंटेंशन को रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने कहा द कोर्ट हेल्ड द फिटनेस ऑफ कार फॉर द टूरिंग पर्पस वाज अ कंडीशन। कोर्ट ने कहा भाई जो फिटनेस थी कार की टूरिंग पर्पस के लिए वो क्या थी, कंडीशंस थी। एंड देयर ऑफ द ब्रीच ऑफ इट, यहाँ पर क्या हुआ था, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। इट गेव द प्लेंटिव द राइट टू रिजेक्ट कार एंड द गेट रिफंड टू द प्राइस, और प्लेंटिव को ये राइट्स है कि वो कार को रिजेक्ट कर दे और अपना प्राइस ले ले, क्योंकि यहाँ पर उसने उसके एडवाइस ली थी और उसी के एडवाइस पे उसने कार खरीदी थी, इसीलिए वो क्या होगी, उसके लिए असेंशियल हो गई, कंडीशन हो गई। इसी में केस देख लेते हैं, केस हैरिसन वर्सेस नॉल्स एंड फॉस्टर का केस देख लेते हैं। ये भी अच्छा केस है। इसमें जो बायर था वो कौन था, प्लेंटिफ था। प्लेंटिफ ने कुछ शिप्स का जो सेलर था, यानी कि जो डिफेंडेंट, उससे 2 छोटे जहाज़ खरीदे और वादी को ये बताया, प्लेंटिफ को ये बताया था कि वह 400 टन भार ले जा सकते हैं। उसने कुछ खरीदा और उसने ये बाद में कहा भाई 460 टन भार ले जा सकते हैं, जबकि ये जहाज़ ओनली 360 टन ही वज़न ले जा सकते थे। तो बाद में उसको पता लगा 360 ले जा सकते। इसी बेसिस पे उसने जहाज़ों को वापस करना चाहा, इसने मना कर दिया इसको। तो यहाँ पर कोर्ट में सूट फाइल किया गया। कोर्ट ने यहाँ पर डिसाइडेड किया, ये निर्धारित किया कि भार योग्यता के संबंध में कथन शर्त नहीं दी। यहाँ पर जो उसका वेट ले जाने की क्षमता थी, कैपेसिटी थी, वो यहाँ पर शर्त नहीं थी, बल्कि क्या थी, वो वारंटी थी। वादी केवल प्रतिकर प्राप्त कर सकता है, सिर्फ ओनली डैमेज प्राप्त कर सकता है यहाँ पर, और यहाँ पर संविदा को रिजेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जो वेट ले जाने की बात ही है वो यहाँ पर एसेंशियल्स नहीं थी ऐसी कंडीशंस में। तो कंडीशन वारंटी यहाँ से आ सकती है। इसी में आप डिस्टिंग्विश देख सकते हैं, आप इसका डिस्टिंग्विश भी अक्सर पूछ लेता है यहाँ से। डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडीशन वारंटी, डिफिनेशंस। कंडीशन इज डिफाइंड इन सेक्शन 12 क्लॉज 2। अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है, किसी अनुबंध के लिए, किसी भी करार के लिए जो कंडीशंस होती है, जो शर्त होती है, वो आवश्यक होती है। वारंटी इज डिफाइंड इन सेक्शन 12 क्लॉज 3।
वारंटी इज स्टिपुलेशन कोलेटरल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैसी होती है? कोलेटरल होती है, उसके सहायक होती है, यानी कि संपार्श्विक होती है, असेंशियल्स नहीं होती है। कंडीशन इज असेंशियल टू द मेन पर्पज, असेंशियल होगी, आवश्यक होगी। वारंटी इज इंसिडेंशियल और कोलेटरल टू द मेन पर्पज, कोलेटरल होगी, इंसिडेंशियल होगी, यानी कि सहायक होगी। रेमेडीज़ क्या होगी यहाँ पर? ब्रीच ऑफ कंडीशंस गिव्स राइज रिप्यूटेड द कॉन्ट्रैक्ट, अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन किया गया है, संविदा को भंग किया गया है, शर्तों का भंग किया गया है, तब ऐसी कंडीशंस में ये राइट रहेगा पार्टीज के पास में कि वो ऐसी संविदा को भंग कर सकता है। रेमेडी वारंटीज में क्या है? रेमेडी ब्रीच ऑफ वारंटी गिव्स राइज टू क्लेम फॉर डैमेजेस, यहाँ पर सिर्फ क्षतिपूर्ति के लिए क्लेम कर सकता है, उसको यह अधिकार है। ड्यू टू द ब्रीच ऑफ वारंटी अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी रिप्यूटेड, संविदा को भंग नहीं कर सकता। ब्रीच ऑफ कंडीशन मे बी ट्रीटेड एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी, ब्रीच ऑफ कंडीशंस संविदा का भंग, शर्तों का भंग ऐसे भी ट्रीट किया जा सकता है जैसे कि वो वारंटी है, आश्वासन। या ब्रीच ऑफ अ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए ब्रीच ऑफ कंडीशन, ब्रीच ऑफ वारंटी ब्रीच ऑफ कंडीशन की तरह ट्रीटेड नहीं हो सकती। अब व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड अ वारंटी, कब कंडीशंस वारंटी की तरह ट्रीट होती है, या कब शर्त कब वारंटी मानी जाएगी? बाय वेवर, अभित्याग द्वारा। Where a contract of sale is subject to any condition to be fulfilled by the seller, the buyer may waive the condition of elect to treat the breach of both of the condition as a breach of warranty and not as a ground for treating the contract is reputed. जहाँ की विक्रय की संविदा किसी ऐसी शर्त के अधीन है जिसकी पूर्ति विक्रेता द्वारा की जाती है, विक्रेता क्या करता है? पूर्ति करता है किसी शर्त के अंतर्गत, और वहाँ क्रेता उस शर्त का अभित्याग कर देता है। कोई संविदा है और संविदा की ऐसी शर्तें हैं उसी के अधीन जिसकी पूर्ति करता है और उसमें कुछ कमी रह जाती है, और वहाँ विक्रेता उस जो शर्त थी, शर्त को क्या कर देता है? छोड़ देता, अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से, और ये निर्वचन करता है, उसको ये इलेक्ट करता है कि वह शर्त के भंग की संविदा को निराकृत माने, जो संविदा की शर्त थी वो ब्रीच को क्या मान ले? समाप्त मान ले, और ना लाकर वारंटी भंग माने। और जो उसको अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, संविदा का शर्तों का भंग किया गया है, तो वो उसको ना मानकर, उसको समाप्त कर कर वो उसको ऐसे ट्रीट करे जैसे कि वारंटी ब्रीच की गई है। तो उसकी स्वेच्छा है, ये चाहे तो शर्तें हैं उसका अगर फुलफिल नहीं कर पा रहा है सेलर, तो बायर के पास अगर उनको संविदा को भंग नहीं करता है बल्कि उसको ऐसे ट्रीट करता है जैसे कि वो वारंटी ब्रीच की गई है, तो वो स्वेच्छा से छोड़ सकता। तब ऐसी कंडीशन में कंडीशन वो ट्रीटेड कैसे होगी? वारंटी। जब बायर हिमसेल्फ रिजेक्ट कर, उसको क्या कहते हैं, छोड़ दे, कंडीशनों को स्वीकार नहीं करे। दूसरा है बाय एक्सेप्टेंस, स्वीकृति द्वारा, क्रेता द्वारा माल को प्रतिगृहित कर लें, स्वीकार कर लें। तो वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट सेवरेबल्स एंड द बायर इज एक्सेप्टेड गुड्स और पार्ट देयर ऑफ, द ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर कैन ओनली टू बी ट्रीटेड एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी एंड नॉट एज ए ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन गुड्स एंड ट्रीटेड टू कॉन्ट्रैक्ट रिप्यूटेड अनलेस देयर इज एन टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। जहाँ विक्रय की संविदा विभाजनीय नहीं है, ठीक है, उसको हम अलग नहीं कर सकते, तथा क्रेता ने माल या उसके कुछ भाग को स्वीकार कर लिया, या तो माल क्रेता ने पूरे माल को स्वीकार कर लिया, उसे किसी पार्ट को स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है। यदि विक्रेता द्वारा कोई शर्त पूरी करनी थी, जो सेलर था उसको कोई भी कंडीशन फुलफिल करनी थी, उसने भंग किया, उसने उसको ब्रीच किया, तो इस भंग के आधार पर, इस ब्रीच के बेसिस पर माल वापस नहीं किया सकेगा, बल्कि उसे वारंटी भंग माना जाएगा। उसको क्या मान ले? उसको वारंटी, उसको ब्रीच मान ले, ब्रीच ऑफ वारंटी मान ले, जब तक कि संविदा में उसके विरुद्ध कोई अभिव्यक्त, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड विबंधन ना हो, कोई एग्रीमेंट ना हो। वारंटी भंग की स्थिति में क्रेता केवल प्रतिकर वसूल कर सकता है, डैमेजेस के लिए
रिकवर कर सकता है। क्योंकि ऐसी कंडीशंस में क्या हो सकता है, कुछ या तो उसको कुछ ऐसी संविदा जिसको हम अलग नहीं कर सकते या उसको स्वीकार कर लिया है, तब ऐसी कंडीशन में ये होगा। जैसे हम केस से देख लेते हैं, बड़ा अच्छा केसेस है इसमें। इन हैरी एंड कंपनी हिलेरेंस वर्सेस फ्लावर्स in a CIF contract for sale of wheat. The ship reached on 20 March. On the same day, the buyer received the documents. यहाँ पर एक वीट के लिए CIF कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और वीट के लिए हुआ था। शिप जो हुआ था 20 मार्च को पहुँचा वीट लेकर, और उसी सेम डे बायर रिसीव द डॉक्यूमेंट्स रिसीव किए और उसी ने वीट रिसीव किया, और द नेक्स्ट डे अनलोडिंग ऑफ द गुड्स स्टार्टेड, अनलोडिंग स्टार्ट हो गई। और ऑन द सेम डे, दैट इज यानी 21 मार्च, द बायर सोल्ड द गुड्स टू द थर्ड पार्टी, दैट इज सब बायर्स। उसने अदर पर्सनस को वीट सेल आउट कर दिया। सब्सिक्वेंटली ऑन 23 मार्च ही डिस्कवर्ड दैट द वीट वॉज नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वीट नहीं है, संविदा के अनुसार वीट नहीं दिया गया। कॉन्सिक्वेंटली ही सॉट टू रिजेक्ट द गुड्स, उसने गुड को रिजेक्ट किया, एंड गेव नोटिस टू द सेलर टू द सेम इफेक्ट, और इसी के लिए उसने सेलर को नोटिस दिया। बट इन द केस दो द नोटिस ऑफ द रिजेक्शंस हैड बीन गिवन विद इन द रीजनेबल टाइम, और जो रिजेक्शन का लेटर था वो भी युक्त समय के भीतर दिया गया था। द कोर्ट ऑफ अपील हैड दैट द बायर हैड एक्सेप्टेड द गुड्स, कि बायर ने यहाँ पर गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया था, कोर्ट ने डिसाइड किया, क्योंकि एंड देयर ऑफ द नोटिस ऑफ द रिजेक्शन वाज ऑफ नो इफेक्ट, यहाँ पर रिजेक्शन का नोटिस का कोई भी प्रभाव नहीं, क्योंकि उसने क्या किया, गुड्स को एक्सेप्ट करके वीट को उसने नेक्स्ट थर्ड पार्टी को सेल आउट कर दिया। जब थर्ड पार्टी को सेल आउट कर दिया, इसका मतलब उसने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया, और जब गुड एक्सेप्ट हो जाता है तब ऐसी कंडीशन में ये माना जाता है कि कंडीशन उसने क्या कर दी, कंडीशन एज ए ट्रीटेड होंगी जैसे कि वारंटीज। क्लियर? थर्ड में है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द केस ऑफ कंडीशन और वारंटी व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज ए वारंटी, fulfillment of which execute by law or reason of the impossibility or otherwise। कंडीशन उन परिस्थितियों में वारंटी की तरह ट्रीट होंगी जब किसी विधि के द्वारा या असंभवता के द्वारा या किसी और वजह से कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही, बातें पूरी नहीं हो पा रही, तब ऐसी कंडीशंस में वो वारंटी की तरह ट्रीट होंगी। क्योंकि पक्षकार जो पार्टीज़ हैं उनको क्या कहते हैं, फुलफिल करने में इम्पॉसिबल हो जा रहा है, क्योंकि उसके लिए कोई लॉ में कोई चेंजेस आ जा रही है या कोई अदर और रीज़न हो जा रहा है, तब ऐसी कंडीशंस में उसका जो कंडीशन का ब्रीच है तो वहाँ वारंटी की तरह ट्रीट मान लिया जाएगा। क्लियर? तो ये गारंटी एंड वारंटी, इसको स्टडी कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी बात करते हैं। थैंक यू।